आज हम आप लोग के बीच में लेकर आए हैं बिहार बोर्ड में जो आप लोग को गणित के अंतर्गत पूछा जाता है 100 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं और 50 नंबर के सब्जेक्टिव होते हैं। तो सब्जेक्टिव में भी दो पार्ट होते हैं। आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाता है 2 अंक में, जिसमें से जवाब देना है 15 क्वेश्चन को, और 8 क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर के अंतर्गत, जिसमें से हमको जवाब देना है 4। आज हम आप लोग के बीच में लेकर आए हैं 2024 के लिए आपके बुक से, एनसीईआरटी बुक से चॉइस करके क्वेश्चन, जिसको हम लोग गेस कर सकते हैं, 2 अंक वाले प्रश्न जिसकी संख्या 30 है। लेकिन हमको एग्जाम हॉल में जवाब देना है 15, मात्र 15 क्वेश्चन का आंसर देना है। हम लोग आप लोग के लिए लेकर आए हैं 30 क्वेश्चन सेट नंबर 1 में। इसी तरह से आप लोग को 10 सेट मिलाएंगे क्वेश्चन, अर्थात 2 अंक का जो क्वेश्चन है आपके बिहार बोर्ड के लिए, उसका मैंने सिलेक्शन जो किया हूं वह टोटल क्वेश्चन 300 है और ऑब्जेक्टिव आपको 1000, अर्थात प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 10 सेट क्वेश्चन आपके बीच में लाया जाएगा, और प्रिंट के माध्यम से भी, रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी। तो आप लोग बने रहें बिना लंबी बात को। हम लोग चलते हैं, हम लोग का टेस्ट सीरीज 1 है, नंबर 1। देखिए आपके पास लिखा है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024, सब्जेक्ट का नाम है गणित, और यह भाग नंबर 1 यानी सेट 1 है। आपके बिहार बोर्ड में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी पैटर्न पर आधारित हमने गेस करके क्वेश्चन आप लोग के बीच में लाने का बहुत बड़ा प्रयास किए हैं। उसी का टेस्ट सीरीज में टेस्ट नंबर 1 है VBI 2 अंक के लघु उत्तरीय प्रश्न जी, 2 अंक वाले क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन आपके बीच में है। तो अब हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, तो देर नहीं करना है, चलते हैं 30 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के बीच में, आपको सामने में क्वेश्चन है कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 960 और 432 का एचसीएफ निकालिए। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग रियल नंबर जिस समय में पढ़ रहे थे, उस समय में हम लोग बात किए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से केवल महत्तम निकाला जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में एचसीएफ कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इसका फुल फॉर्म। तो हम लोगों ने ये जाने थे, समझे थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से केवल महत्तम निकाला जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव सेट में भी पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 960 और 432 का एचसीएफ निकालिए। ध्यान देंगे, आपको एग्जाम में ये जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये पैटर्न आएगा, इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने ये सीखे थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से एचसीएफ निकालने के लिए हमको केवल कितने संख्या चाहिए? कम से कम 2 संख्या चाहिए। हम यूक्लिड विभाजन से पढ़े थे महत्तम निकालने के लिए कम से कम 2 संख्या चाहिए। एक को हम ए मानेंगे और दूसरा को हम क्या मानेंगे? बी। कंडीशन ये था कि ए और बी में ये कंडीशन था कि ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, ए जो है बी से बड़ा होना चाहिए। अर्थात जो 2 संख्या दिया है उसमें बड़े वाले को हम ए मान लेंगे और छोटे वाले को बी मान लेंगे। तो अब हम इसको बनाएंगे कैसे एग्जाम में, वो ध्यान दीजिए। अब हम यहां पर लिखेंगे आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 यहां पर लिखा जाएगा सॉल्यूशन। ध्यान देंगे मेरे प्रिय साथियों, सबसे पहले हम एक संख्या जो बड़ा है उसको लिखेंगे, माना कि a बराबर 960 लिखेंगे, एंड b बराबर हम लिखेंगे 32, b बराबर 32। अब आपका सवाल है यूक्लिड विभाजन से, तो यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन विधि से
यूक्लिड विभाजन विधि से हम लोग जो निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर, इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर। अब देखिए हम लोग को यहाँ पर दो संख्या दिया गया है, बड़े संख्या को ए कहते हैं, छोटी संख्या को बी कहते हैं। हम लोग छोटे में पढ़े थे भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष, अर्थात भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष। उसी आधारित ये प्रश्न है हमारा। यहाँ पर ए का मान है 960, देखेंगे हम लोग ए का मान 960 है और बी का मान 432 है। 400 यहाँ पर 30 होगा, यहाँ पर 432 होगा, ध्यान देंगे। ए का मान 960 है, बी का मान 432 है। अब यहाँ पर सेट करेंगे 960 बराबर 432। अब हम इसको भाग देकर समझेंगे, इसको रॉप करना पड़ेगा। यहाँ पर 900 हम 60 में भाग देंगे 432 से, तो ध्यान देंगे 2 बार लगेगा। देखो 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और 4 दूना 8। 10 में से 4 जाएगा 6, ये 5 हो गया, हाथ से लेंगे 15 से 6 हो गया 9 और ये बच गया आपको 8 0। यानी कितना मरतबा भाग लगा है? 2 मरतबा भाग लगा है। और कितना मेरा शेष बच गया? ये 96 मेरा शेष बच गया। अब हम पुनः हम लोग ये भी पढ़े थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि में ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर। यहाँ ये कार्यक्रम, ये प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक मेरे को r 0 ना हो जाए। किसका मान? r का मान मुझे 0 लाना है। और जिस लाइन में, जिस वेक्टर के लाइन में हमें r का मान 0 हो जाएगा, उसका जो b होता है भाजक, वो महत्तम कहलाता है। तो अब हम ये चेक करेंगे कि मेरा ये सही है या गलत है। ये जो मेरा है ये सही है या गलत है, तो इस दोनों को गुना किया जाएगा। तो 432 को 2 से गुना करेंगे तो 864 होगा। और 864 में हम 96 को जोड़ेंगे, 864 में 96 को जोड़ेंगे, ध्यान देंगे 6 4 10 9 6 15 16 और ये 9। देखिए अर्थात इस दोनों को गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे तो मुझे कितना आना चाहिए? मुझे इतना आना चाहिए। अगर इस तरह का सिस्टम हमें सेट हो जाता है तो हम समझेंगे कि मेरा ये जो गुणनखंड है वह सही है। लेकिन हमको निकालना क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से महत्तम निकालना है। प्यारे बच्चों बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, एक एक बात को समझेंगे। पहला मेरा टॉपिक यही है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से 960 और 432 का मौसा निकालिए। तो हमने पढ़े थे उस समय में, जिस समय में ये सब्जेक्ट शुरू हुआ था, ये टॉपिक शुरू हुआ था, हमने ये पढ़े थे कि दो संख्या में बड़ी संख्या को a मानेंगे और छोटी संख्या को b मानेंगे। और उसके बाद यूक्लिड विभाजन से आपने एक नियम दिया था, यूक्लिड से आपने एक नियम दिया था, a बराबर b गुने q प्लस आर। उस सिस्टम पे हम लोग बैठा दिए। अब हम लोग नेक्स्ट जो आगे हम लोग चलेंगे वो नेक्स्ट है, इसको पहले हम लोग हटा लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब हमारा जो मान है ये 432 को हम a मान लेंगे। अब देखिए 432 आ जाएगा a की जगह पर, और ये 96 जो मेरा है वह b का रूप ले लेगा। अब हम लोग पढ़े हैं कि a में भाग देंगे b से, अब हम 432 में भाग देंगे 96 से। अब देखिए थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि 432 और ये 96 है, 96 में 4 कम है 100 में, हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये 4 बार, क्योंकि 5 बार तो लगेगा नहीं, 4 बार लगाएंगे। तो 4 को 6 से गुना करेंगे, 6 चौका 24 हासिल 2 होता है, और 9 चौका 36 और 36 और 2 38 होता है, 38 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। लेस करेंगे 12 से 4 जाएगा 8, ये बच गया 12 4 गया 4 और ये 0, अर्थात 4 मरतबा भाग लगेगा। कितना मरतबा? 4 मरतबा। और शेष मेरे को कितना बच जाएगा? 48 बच जाएगा। अब ध्यान दीजिए, फिर भी मेरे को यहाँ पर 0 नहीं आया है, यहाँ पर हमको 0 लाना है। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम पहले वाले को a मानेंगे और लास्ट वाले को b मानेंगे। क्यों? b को a बना देंगे और r को b बना देंगे। अब यहाँ पर हम 96 यहाँ पर लाएंगे और 48 को यहाँ पर लाएंगे। अब हम भाग देंगे, थोड़ा सा कल्पना कीजिए, अब 96 में हम 48 से भाग देंगे, 48 से 96 में भाग देंगे, 2 मरतबा लग जाएगा, 8 9 16 4 2 1 9 96। ध्यान देंगे, यानी हमको कितना मरतबा भाग लग गया? 2 मरतबा, और कितना बच गया शेष? 0। हमने प्यारे साथियों क्या पढ़े थे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से जो हम लोग महत्तम निकालना
सीखे थे उसमें ये पढ़े थे कि बड़ी संख्या को a मानेंगे, छोटी संख्या को b मानेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से a बराबर b गुने q प्लस r होता है। a का मान a के सामने रखेंगे, b का मान b के सामने रखेंगे, हम a में b से भाग देंगे, जितना मर्तबा भाग लगेगा उसको q कहेंगे और जितना शेष बचेगा उसको मैंने r कहेंगे। और हमें यूक्लिड विभाजन से जो महत्तम निकालना है उस विधि में r का मान 0 लाना है। और जिस लाइन में हमको r का मान 0 आ जाएगा, जिस लाइन में, इस लाइन में हमको r का मान 0 आ गया है, तो जिस लाइन में जहां हमने ये फैक्टर किए, गुणनखंड किए, भाग दिए हैं, जिस लाइन में हमको r का मान 0 आ जाएगा उस लाइन का जो पहले वाला अंक है पहले स्थान पर, इसको हम लोग महत्तम कहेंगे। और ये कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक मेरे को r का मान 0 नहीं हो जाएगा। तो मेरे प्रिय मित्रों, अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे HCF यानी 960,432, यानी इसका महत्तम हमको कितना निकला है 48। ये मेरा आंसर हो गया। ध्यान देंगे, मेरा पहला क्वेश्चन ये था, मेरा जो पहला क्वेश्चन था कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 960 और 432 का मौसा निकालिए। तो हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन को गेस किए कि ये सवाल जो है वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। और रियल नंबर में हमने एक टॉपिक पढ़े थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से महत्तम निकालिए। इस विधि से केवल महत्तम निकाला जाता है और इस विधि में महत्तम निकालने के लिए कम से कम 2 संख्या चाहिए, कम से कम 2। और 2 संख्या में जो बड़ा संख्या होगा उसको a मानेंगे और छोटे संख्या को b मानेंगे। यूक्लिड विभाजन का जो फॉर्मूला होता है a बराबर b गुने q प्लस r, उस पर हमने बैठा दिए। a का मान जो था वो a के सामने में डाल दिए और b का जो मान था वो b के सामने में हम लोग डाल दिए। उसके बाद भाग देने के बाद q निकला और r निकला है। जब हमको ये प्रारंभ किए बनाना तो हमको r का मान 0 लाना है, लेकिन जब तक r का मान 0 नहीं आता है तब तक पहले वाले को a बनाएंगे और लास्ट वाले को b बनाएंगे। फिर इसको a बना दिए और इसको b बना दिए। अब देखिए a में हम b से भाग देते हैं तो q और r निकलता है, और जहां पर मेरा r का मान 0 हो जाता है उस लाइन का जो पहले वाला अंक होते हैं, संख्या होते हैं, उसी को हम लोग महत्तम कहते हैं। तो प्रिय साथियों, आप लोग शायद ये समझ में आ गए होंगे। ये मेरा पहला सवाल था। पुनः हम लोग चलेंगे दूसरे सवाल की ओर। दूसरा मेरा सवाल है कि सिद्ध करें, दूसरा सवाल है कि सिद्ध करें, दूसरा सवाल है आपको सिद्ध करें। देखिए, सिद्ध करें कि इतना एक अपरिमेय संख्या है। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। सिद्ध करें, दर्शाइए, प्रमाणित करें, दिखाइए कि ये अपरिमेय संख्या कैसे है। हम लोग जानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या, क्यों कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो योगफल होता है वो एक अपरिमेय संख्या ही होता है। ध्यान देंगे, तो यहाँ पर आपको ये बताने के लिए नहीं पूछा कि ये अपरिमेय है कि परिमेय है। आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है कि हमको सिद्ध करके बताइए कि ये अपरिमेय संख्या कैसे हैं। तो प्रिय साथियों, आपको जब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग अब इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 हम लोग लिखेंगे यहाँ पर आंसर नंबर 2 सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब साथ ही आप लोग को दिमाग में झटका लगता होगा कि यार ये सिद्ध करने के लिए बोल रहा है अपरिमेय और सर मान लिए हैं परिमेय। नहीं जी, ध्यान देंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको तो आप लोग ऐसे ही मानिएगा, माना कि अभीष्ट संख्या एक परिमेय संख्या है, हम परिमेय संख्या इसको मानेंगे। अब जब हम इसको परिमेय संख्या मान लिए हैं तो हम इसको परिमेय संख्या के फ्रेम में डालेंगे, सांचा में डालेंगे। इसीलिए 3 + 2√5 बराबर
P बट्टा Q, और हम लोग जानते हैं कि नीचे वाले को जो हर कहते हैं, Q का मतलब हर होता है और हर का मान 0 नहीं होता है। हमने सबसे पहले क्या लिखे हैं कि माना कि अवशिष्ट संख्या एक परिमेय संख्या है। जब हम इसको परिमेय संख्या मान लिए हैं, इसीलिए इसको परिमेय संख्या के फ्रेम में डाल दिए हैं, क्योंकि जिस पूर्णांक को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे एक परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो हम जब इसको परिमेय संख्या मान लिए हैं तो इसको हम परिमेय संख्या के फ्रेम में रूप में सांचा में डाल दिए। अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। हम लोग पढ़े थे सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें √7 एक अपरिमेय संख्या है। वहां पर सिंगल फेज के क्वेश्चन में हम लोग ये पढ़े थे कि जब सिंगल फेज का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे, यानी वर्ग करेंगे। इसको भी हम वर्ग करके बना सकते हैं, लेकिन लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। हम लोग इसको संक्षिप्त कैलकुलेशन करके हम दिखा देंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है, सामने में आएगी। अब देखिए इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। 2√5 बराबर P/Q, P/Q। ये +3 जो है इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए अब हमने इसके नीचे एक, जिस पूर्णांक के नीचे में कुछ नहीं होता है उस पूर्णांक के नीचे में 1 होता है। अब हम इसको देखिए, हम बाएं वाले को जो है कुछ भी नहीं, नो चेंज करेंगे, जैसे है वैसे ही हम लोग फोटोकॉपी कर देंगे। और इसको जो हम लोग भिन्न घटाव करेंगे तो इसका भिन्न घटाव हो जाएगा इस तरह से। अब बोलिए क्यों इस तरह से हो गया? Q को 1, Q और 1 का लघुत्तम Q होता है। हमने Q से भाग देंगे तो 1 मर्तबा लगेगा, 1 को P से गुना करेंगे P हो जाएगा, फिर हम इससे भाग देंगे तो Q मर्तबा लगेगा, और Q को हम 3 से गुना करेंगे तो 3Q हो जाएगा। अब मेरे प्रिय साथियों, पुनः इससे आगे की कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे। इस बार देखिए, सवाल को बनाने के लिए बहुत सारी बातों को याद रखना पड़ता है। ये नहीं जी सर ये पढ़ाई मैथ है, मैथ का मतलब होता है मैथ इज गेम। मैथ एक प्रैक्टिस सब्जेक्ट है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा तो एक टीचर से ज्यादा बेहतर इंटेलिजेंट हो सकता है। एक टीचर से ज्यादा इंटेलिजेंट एक स्टूडेंट होता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट बार बार एक ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस रखता है, लेकिन शिक्षक लोग क्या होते हैं, एक बार 2 बार पढ़ाने के बाद वह न्यू टॉपिक पे चले जाते हैं। इसलिए एक शिक्षक से ज्यादा तेज एक स्टूडेंट हो सकते हैं। अब मैं इससे आगे का कैलकुलेशन करूंगा, ध्यान देंगे। इस मर्तबा √5 को लिखेंगे, देखिए, और हमारे दाएं तरफ जो था उसको जैसे है वैसे ही लिखेंगे। √5 बराबर इधर जो है P-3Q और बट्टा में Q है, लेकिन जिसको हमने छोड़ दिया उसको यहां पर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ध्यान देंगे, पीछे आगे देखिए। यहां पर जो हमको दिया गया है, यहां पर देखिए इस तरह के फ्रेम है, हमने इसको तोड़ दिए। क्या तोड़ दिए? इस बार 2 जो है इसको छोड़ दिए और इस साइड में लेकर आ गए, दाएं तरफ पट्टी में। क्यों लेकर आ गए? अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुना करेंगे तो देखिए ये यहाँ पर आ जाएगा, और इसको जो मैं ऑपरेशन करूंगा पुनरावृत्ति में तो उसके जैसे हो जाएगा। अब देखिए ये हमने पहले से ही सीख रखे हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। √5 क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। अब यहाँ पर गेस करने वाली बात यह है कि हमको बाएं साइड में अपरिमेय संख्या है और दाएं साइड में परिमेय संख्या है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है, यह असंभव है, यह असंभव, यह असंभव है। क्या असंभव है दोस्त? ये असंभव है। ये असंभव क्या है? यानी इस तरह से लिखना असंभव है। क्यों असंभव है हमने यहां पर लिखेंगे, चूंकि बाएं तरफ अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, चूंकि अपरिमेय संख्या डज नॉट परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या डज नॉट परिमेय संख्या। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। जैसे यहाँ पर √3 है और इस साइड में 3 है, इस दोनों का मान क्या सेम है? नहीं है। ये रूट के अंदर में है और ये रूट के बाहर में है, तो इस तरह से लिखना मुनासिब नहीं है। इस तरह से लिखना मैथ के अंदाज में गलत है, क्योंकि इसका वैलिडिटी कुछ और है और इसका वैलिडिटी कुछ और है। उस वही बात हम ऊपर में लिखे हैं कि अपरिमेय संख्या
संख्या के बराबर परिमेय संख्या नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। असंभव इसलिए है क्योंकि अपरिमेय संख्या डज नॉट परिमेय संख्या। अब हम लोग यहां से लिखेंगे इसीलिए, हम लोग लिखेंगे इसीलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये मेरा सवाल जो है वह सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। ये मेरा जो सवाल है वह सिद्ध हो गया। प्यारे बच्चों, हम लोग का सवाल था कि सिद्ध करें इतना एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करके दिखलाइए कि ये अपरिमेय संख्या कैसे है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आप डायरेक्ट कीजिएगा, माना कि अभिष्ट संख्या एक परिमेय संख्या है। माना कि अभिष्ट संख्या एक परिमेय संख्या है, और जब हम परिमेय संख्या मान लिए हैं तो उसको परिमेय संख्या के फ्रेम में डालेंगे, परिमेय संख्या के फ्रेम में डालेंगे। इसका मतलब होता है कि नीचे का मान जो है, यानी हर का जो मान होता है वह 0 नहीं होता। ये बड़ा चीज नहीं है। अब हम इसको कैलकुलेशन की पहले स्टेप में 3 को इस साइड लेकर चले गए, प्लस था तो माइनस कर दिए, ये जैसे था वैसे ही नोट हो गया। फिर हमने अगले स्टेप में क्या कर दिए, भिन्न घटाव कर दिए। फिर हम अगले स्टेप में क्या कर दिए, ये 2 जो था यहां पर लाके रख दिए। अर्थात हमने एक तरफ परिमेय संख्या बनाए और एक तरफ अपरिमेय संख्या बना दिए। हमको इसमें एक ही बात को ध्यान रखना है कि बाएं और दाएं, एक साइड में परिमेय संख्या करना है और एक साइड में अपरिमेय संख्या करना है। और हमने नीचे में लिखेंगे अपरिमेय संख्या डज नॉट परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा बाएं साइड में अपरिमेय है और दाएं साइड में परिमेय है, और ये लिखना मुनासिब नहीं है। ये मैथ का रूल फॉलो नहीं करता है, क्योंकि अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या नहीं होता है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है, और इसलिए ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्या किसी को डाउट है? आप सामने में आइए। किसी को डाउट है जी? चलो ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुपद इतना के क्वेश्चन है कि बहुपद इतना के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। अब जाइए, ये द्विघात बहुपद है। हम लोग पढ़े थे बहुपद में कि रैखिक बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, रैखिक बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह x + b होता है। फिर हम लोग द्विघात बहुपद के पढ़े थे ax² + bx + c होता है। फिर हम लोग त्रिघात के पढ़े थे ax³ + bx² + cx + d। तो हमने वहां पर एक बात सीखे थे कि बहुपद का पावर जितना है उतना शून्यक होते हैं। अर्थात रैखिक बहुपद के 1 शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन है कि बहुपद इतना के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। बहुपद इतना के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। हम लोग यहाँ पर शून्यक को निकालेंगे। अब शून्यक कई विधि से निकाला जाता है, यहाँ पर विधि का नाम नहीं दिया है। हम लोग चलेंगे इसको बनाने के लिए, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आंसर नंबर 3। जी सर, इसी अंदाज में एग्जाम हॉल में भी लिखना है। सॉल्यूशन हम हल करने के लिए तैयार हैं सवाल को। यहाँ पर बहुपद आपको जो दिया गया है y के टर्म में है, हम लोग y मान लेते हैं, नहीं मानेंगे कोई दिक्कत नहीं। 3y² - y - 4 हम लोग गुणनखंड के तरीका से पढ़े थे, शून्यक निकालने का तरीका हम लोग सीखे थे। यहाँ पर देखिए हम लोग इसको गुणनखंड करेंगे। 3y² आपको यहाँ पर डाला जाएगा +3y + 3y - 4y और -4। इस तरह से मैंने क्यों किया? क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, y माइनस में है, इसीलिए इसको जो हमने सबसे पहले गुणनखंड करने का तरीका सीखे थे कि प्रथम पद और लास्ट वाले पद को गुना करेंगे तो 3y² को -4 से गुना करेंगे तो -12y² होगा। और इसको जब हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे तो 3 और 4 आएगा। तो 3y और 4y को हम सेट करेंगे किस अंदाज में? हमको इस अंदाज में सेट करना है कि यहाँ पर किसका चिन्ह है। यदि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो 3 और 4 में जो बड़ा है उसको माइनस करेंगे। अब हम किसी को भी पहले लिख सकते हैं, ये दिक्कत नहीं है। हमने 3y को पहले लिखे, लेकिन उसका चिन्ह प्लस है, उस साइड में जाएगा तो प्लस ही रहेगा, क्योंकि हमने 3y को इसलिए पहले लिखे कि कॉमन लेने में हमको सुविधा होगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर 3y² होगा। अब यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे 3y को y से गुना करेंगे फिर 1 से। क्यों? क्योंकि 3y को y से गुना करें तो फिर इतना हो जाएगा।
3y को 1 से गुना करेंगे फिर इतना हो जाएगा। अब इसी कोष्ट वाले को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम गेस करेंगे, अनुमान करेंगे कि y के साथ में यहाँ पर -4 है और यहाँ पे +y है, तो +y को यदि हम -4 से गुना कर देते हैं तो -4 को y से गुना करेंगे -4y, -4 को +1 से गुना करेंगे, इस तरह का होगा। अर्थात इस लाइन को जो हम फिर कैलकुलेशन करेंगे तो हमको इतना हो जाना चाहिए। अब हम फिर नेक्स्ट लाइन लिखेंगे। अब हम कॉमन वाले, देखिए ये दोनों उभयनिष्ठ हैं, यानी ये दोनों एक ही तरह लगते हैं, तो हम इसको एक बार लिखेंगे, यानी y + 1 और बाहर में हमको है 3y - 4। अब मैं एक तरीका आपको सिखा देता हूं। यहां पर देखिए, प्रथम को प्रथम से गुना करेंगे तो 3y² होगा और लास्ट को लास्ट से गुना करूंगा, प्लस माइनस है तो -4 होगा। आप अपने बहुपद में देखिए, शुरू में 3y² है और लास्ट में -4 है। ये दोनों हमको यदि मिल गया तो समझिए मेरा गुणनखंड सही है। अब हमको शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए यहाँ से हमको कुछ कदम आगे निकलना पड़ता है। हम लोग लिखेंगे यदि y + 1 = 0 तो y के बराबर प्लस है तो हमको माइनस होगा। एंड हम लोग लिखेंगे 3y - 4 = 0, तो इसको हम लोग साइड चेंज करेंगे, ये माइनस वाले प्लस हो जाएगा और y का मान हमको निकालना है तो 4/3 हो जाएगा। अतः हमको शून्यक निकालना था, हेंस अल्फा का मान हमको -1 हो गया एंड बीटा को जो मान है हमको 4/3 हो गया। यही मेरा दोनों शून्यक हो गया। अब भाई बात करेंगे, हम बात करेंगे इस बात पर कि शून्यक क्या चीज होता है। देखिए, बहुपद के x के टर्म में हो चाहे y के टर्म में हो, बहुपद के ऐसा मान, यानी शून्यक ऐसा मान होता है जिसको बहुपद में रखने पर कैलकुलेशन करने के बाद हमारा मान क्या होना चाहिए, 0। जैसे मेरा बहुपद था, यहाँ पर ध्यान देंगे, हमारा बहुपद था y के टर्म में 3y² -y और -4, तो हमको y का मान हमको कितना निकला, एक माइनस में और एक निकला है 4/3। y का मान -1 है, यदि इसका मान हमको रखने पर इसको कैलकुलेशन करने के बाद यदि 0 आ गया तो समझो मेरा आंसर भी सही है। देखिए अब हम कर सकते हैं, 3y का मान माइनस में है स्क्वायर, देखिए y का मान माइनस में है, इसको देखना है, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 3 का 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -4, देखो इस दोनों को जोड़ देंगे 4 होगा, ये -4, इसका तो 0 हो गया जी, ये शून्यक हो गया। तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? दो, एक को अल्फा मानेंगे तो दूसरा को बीटा मानेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि ये इसी को अल्फा मानेंगे, नहीं, अब इसको यदि अल्फा मानेंगे तो ये बीटा हो जाएगा। तो मेरा सवाल ये था कि बहुपद इतना के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो हमने बहुपद के शून्यक को निकालने के लिए सबसे पहले दिल और दिमाग में इस बात को बैठाए हैं कि इसको किस टर्म में लेकर जाएंगे, क्योंकि हम लोग द्विघात समीकरण में ही पढ़े थे, जिसको गुणनखंड विधि से शून्यक नहीं निकलता है उस बहुपद को या उस गुणनखंड को हम लोग विवेचक पे, यानी द्विघात समीकरण का जो फार्मूला होता है डी निकालने के बाद उस पे ले जाएंगे। लेकिन हमको सिंपल तरीका से निकल गया तो हम इसी तरीका से बनाएंगे। आप लोग देख सकते हैं इसको कैसे हम लोग बनाए हैं। इसको गुणनखंड करने के बाद हम कॉमन लिए हैं, कॉमन लेने के बाद हम लोग इसको अल्फा बीटा के रूप में चेंज किए हैं। तो अतः इसका जो मेरा जो शून्यक निकला ये, और अल्फा का मान इतना और बीटा का मान इतना। फिर हम लोग नए क्वेश्चन पे जाएंगे। ध्यान दो, अब मेरा न्यू क्वेश्चन है, मेरा जो न्यू क्वेश्चन है उसको ध्यान दीजिए। मेरा न्यू क्वेश्चन है एपी इतना का कौन सा पद -81 है। एपी में हम लोग पढ़े थे एपी में, किसमें पढ़े थे? एपी में हम लोग पढ़े थे कि एपी इतना का कौन सा पद -81 है। अब एपी में हम लोग पढ़े थे एपी का जो फॉर्म होता है, एपी का जो फॉर्म होता है a, a+d होता है, a+2d होता है, a+3d होता है, इस तरह से बढ़ता जाता है। तो हम लोग ये पढ़े थे प्रथम पद को a कहते हैं, प्रथम पद को a कहते हैं, दूसरा पद को, ये प्रथम पद जो है इसको a कहते हैं, इसको दूसरा पद कहते हैं, इसको तीसरा कहते हैं, इसको चौथा कहते हैं, इस तरह से। और इसमें d जो है इसको सार्वंतर
हम लोग स्ट्रिट करते हैं। तो हम लोग टॉपिक पढ़े थे, एपी में हम लोग पढ़े थे प्रथम पद को एक घटे सार्वंतर, आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटा लीजिए, सार्वंतर होते हैं। बीच की दूरी यदि समान है तो उसको हम एपी में कहेंगे। तो एपी में हम लोग पढ़े थे यदि ए दिया है, डी दिया है तो कोई भी पद निकाल सकते हैं, और कोई पद दिया है तो हम ए या डी निकाल सकते हैं। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एपी इतना का कौन सा पद -81 है। अब इस सवाल पे मेरा दिमाग ये लगाना है कि आखिर ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो एपी इतना का कौन सा पद -81 है, इसका मतलब ये हो गया कि हमको इसमें n मांग रहा है। क्या मांग रहा है जी? इसमें n मांग रहा है। तो हम लोग यहां पर आएंगे आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4 सॉल्यूशन। ध्यान देंगे यहां पर हमको दिया है a का मान हो जाएगा 21 हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा? 21, और 18 में से 21 को घटाएंगे ये d हो जाएगा। d का मान -3 है। और कौन सा पद -81 है? इसका मतलब है कि हमको अंतिम पद दिया है और हमको मान क्या रहा है? n बराबर वाट। अब देखिए n बराबर जब वाट है, हमको अंतिम पद दिया है, तो अंतिम पद का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है, या an का मान हमको दिया है -81, a का मान है 21 प्लस n हमको निकालना है और d का मान -3 दिया है। ध्यान देंगे इधर a का मान n का मान निकालना है -81, देखो 21, और ये देखो माइनस को प्लस से गुना करेंगे माइनस होगा, -3 को ये प्लस n से गुना करेंगे -3n हो जाएगा, और -1 को -3 से गुना करेंगे +3 हो जाएगा। ये बच्चे वाले कैलकुलेशन हम करके दिखाते हैं। अब देखिए 21 को 3 को जोड़ेंगे तो 24 होगा, और ये -3n हो जाएगा। अब इसको करना क्या है? -3n को इधर लेके आ जाइए, -3n तो इधर बच गया 24, ये -81 को इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? +81। अब ये 3n बराबर, इस दोनों को जोड़ेंगे, अब हमारा हो जाएगा 3n बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। क्यों 105 होगा? 81 को और 24 को जोड़ेंगे तो 4 1 5 और 8 2 10, 105 हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है? n बराबर 105/3। अब 105 में हम लोग भाग देंगे तो देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 3 5 15, अर्थात 35 मतलब ये काटने के बाद हमको अच्छा नहीं लगता है देखने में। ये हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं, काटना नहीं है। तो हम 105 में 3 से भाग देंगे तो 35, अतः n का मान कितना निकल गया? 35। अब हम सवाल का आंसर हम लोग सही है या गलत है इस डॉट में है, तो हम लोग चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? कि आंसर सही है। अरे आंसर तो आंसर, क्वेश्चन सही है कि नहीं ये भी हम चेक करेंगे। हमारा n का मान 35 निकला। अब इसको हम चेक क्या करेंगे? 35वां पद को निकालेंगे। 35वां पद को हम लोग लिख सकते हैं a + 34d। a का मान हमको था 21 और 34 और d का मान था -3। देखिए 21 माइनस को प्लस से गुना करेंगे माइनस होगा, 4 तिया 12 और 3 तिया 9 1 2 102। और 102 में से 21 को घटाओ, देखो 102 में 2 में से 1 गया 1 हो, और 10 में से 2 गया 8, -81। देखो हमको क्वेश्चन में -81 मिला था कि नहीं मिला था? क्वेश्चन आपका ये था कि एपी इतना का कौन सा पद -81 है, एपी इसका कौन सा पद -81 है। और इसी क्वेश्चन को पढ़ सकता है एपी इतना का 35वां पद क्या होगा, 35वां पद क्या होगा। तो हम लोग निकाल सकते हैं 35वां पद, तो ए है डी है, तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो प्रिय मित्रों इस तरह से आपको एपी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि बिंदु, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बिंदु इतना की मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई है तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को देखेंगे। यह सवाल जो है निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत, हमने पहले ही आपको बोल दिए हैं कि 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन हमको बनाना है। तो प्यारे बच्चों एग्जाम में आपको ये चेक करना है कि 30 क्वेश्चन में सबसे इजीली क्वेश्चन हमको कौन सा है। ये नहीं कि आप 30 बना दीजिएगा तो ज्यादा नंबर आएगा, नहीं। ये नहीं कि बड़े बड़े क्वेश्चन बनाएंगे तो ज्यादा नंबर आएगा, नहीं। जो नंबर, जिस क्वेश्चन के लिए जितना नंबर अंकित किया गया है उतना ही नंबर मिलेगा। तो मेरा वहां पर दिमाग ये काम करना चाहिए कि 30 क्वेश्चन में सबसे छोटा क्वेश्चन कौन है जिसमें कम कैलकुलेशन करना पड़े, जिसमें साफ सुथरा से मेरा राइटिंग निकलना चाहिए। तो हमने यहाँ तो एक लाइन से सारे क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में
30 क्वेश्चन में ये सिलेक्शन करना है कि सबसे छोटा क्वेश्चन कौन सा है। आपके सामने छोटा क्वेश्चन 5 है, देखिए क्या है। यदि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई हो तो अल्फा का मान क्या होगा। हम लोग पढ़े थे दूरी निकालने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए। यदि आपको दूरी निकालना है तो कम से कम 2 बिंदु चाहिए, लेकिन जब दूरी दे दिया है तो हमने उस दिन बात किए थे, जिस दिन हम ये टॉपिक को पढ़ रहे थे, कि इसको यदि a मान लेते हैं, इसको यदि b मान लेते हैं, इस बीच की दूरी मान लेते हैं, कुछ दे दिया है, मान लेते हैं यहाँ पर 5 दिया है, तो यहाँ पर एक x1 होता है और y1 होता है, फिर यहाँ पर आपको x2 होता है और y2 होता है। जब आपको दूरी दिया रहेगा तब मैं बात करता हूं। जब आपको दूरी दिया रहेगा तो देखिए x1 y1 x2 y2, इसमें से किसी एक का मान छुपा लेगा। जब दूरी देगा तब देखो 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट होते हैं, यानी 4 अंक होते हैं। जब आपको दूरी दिया रहेगा तब इस 4 में से किसी एक का मान छुपाएगा। कभी x छुपा लेगा, कभी इसको छुपाएगा, कभी इसको, कभी इसको, अर्थात एक का मान छुपाएगा तो दूरी देगा। हम चलते हैं सवाल की ओर। आपका सवाल क्या कहता है वो देखिए। आपका सवाल ये है कि यदि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई है तो अल्फा का मान क्या होगा। अल्फा का मान क्या होगा, देखिए आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5 सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम जो होगा आपका, इसको a माने p दिया है तो हम p मानेंगे, तो इसको q मानेंगे। तो p का मान है अल्फा कॉमा 4 और मूल बिंदु से कर है, कहां से कर है, मूल बिंदु से। तो हम लोग पढ़े थे मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह 0 0 होता है, और इसके बीच की दूरी कितना दिया है मेरे दोस्तों, 5 इकाई यानी 5 यूनिट दे दिया है। अब हम लोग जानते हैं, अच्छे से हो रहा है ना जी। अब हम जानते हैं कि जब दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना होता है तो हम लोग पढ़े थे पी क्यू बराबर रूट अंडर एक्स में से एक्स को हटाते थे उसका स्क्वायर, बीच में प्लस का चिन्ह डालते थे, y में से y को घटाते हैं y स्क्वायर, यानी रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या x1 में से x2 घटाओ या y1 में से y2 घटाओ। हम लोग यहाँ पर चलेंगे y में अल्फा में से 0 घटाएंगे और 4 में से 0 घटाएंगे, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखिए देखने में बहुत छोटा सा सवाल लग रहा है, सिंपल लग रहा है, लेकिन जिसको होता है उसके लिए सिंपल है, और जिस बच्चे को सवाल नहीं बनता है उसके लिए तो आसमान से भी ज्यादा भारी मैथ लगता है। इसीलिए किसी भी सवाल को इग्नोर मत कीजिए, छोटा छोटा सवाल ही पूछा जाता है एग्जाम में, बड़े बड़े सवाल अब नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब से हो गया नॉर्मली क्वेश्चन ही ज्यादातर डाला जाता है। देखिए हम पी क्यू निकाल रहे हैं, लेकिन पी क्यू का मान हमें कितना दिया, 5 दिया है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, अल्फा में से जब 0 घटाएंगे तो अल्फा होगा स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे, 4 में से 0 घटाएंगे 4 होगा, तो 4 के स्क्वायर 16 होगा। मेरे प्रिय मित्रों, रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे, दोनों तरफ स्क्वायर करते थे, यानी स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। हम लोग लिखेंगे स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। इसका मतलब ये होता है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो यहां पर है 5 का स्क्वायर, इधर रूट के अंदर में है अल्फा स्क्वायर प्लस 16, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, इधर हमारा हो जाएगा आपको 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे साइड चेंज करेंगे। अब इससे आगे क्या है, कैलकुलेशन है इससे आगे। अब देखिए 25 में 16 जाएगा 9 होगा बराबर अल्फा स्क्वायर, इसको सीधा करके हम लोग लिख लेंगे, ये एक लाइन फालतू लिखा गया है, हम लोग प्रैक्टिस में रखेंगे सवाल बन जाएगा। स्क्वायर को हटाया जाता है तो रूट के अंदर में आता है, प्लस माइनस के साथ हम लोग लिखेंगे, अल्फा का मान हमको यह प्लस माइनस 3, यही मेरा आंसर हो गया। देखिए अब हम अल्फा के जगह पर यदि हम 3 रखते हैं प्लस में और फिर हम माइनस में भी रखते हैं, उसके बाद यदि हम पी क्यू निकालते हैं तो मेरा मान कितना निकलना चाहिए, 5 निकालना चाहिए। यही मेरा
अल्फा का मान है। अल्फा का मान हमें कितना निकला, +-3। आपका क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि यदि बिंदु P की दूरी जो है मूल बिंदु से यदि 5 दिया हो तो अल्फा का मान क्या होगा। अब ये अल्फा की जगह वो अंग्रेजी का कोई भी अक्षर भी दे सकता है, एक्स भी दे सकता है, के भी दे सकता है, बीटा भी दे सकता है, थीटा भी दे सकता है। आपको ये तलाशना है कि किसके स्थान पर है। जी, हम पहले में से पहले वाले को घटाएंगे, यानी x में से x को घटाएंगे और y में से y। हमारा जो रूल था दूरी सूत्र का, उसी सिस्टम से हमने इस सवाल को सॉल्यूशन किए। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये है कि sin 45 cos 45 माइनस sin 30 cos 30 का मान निकाल। देखिए कितना सिंपल सी क्वेश्चन है। आपको 30 क्वेश्चन में मैनेज करके पूरा कंपोज करके आपको क्वेश्चन देगा। थोड़ा कोई क्वेश्चन बड़ा होगा, कोई क्वेश्चन छोटा होगा, बहुत बेहतरीन अंदाज में आपको क्वेश्चन देगा। चलिए, आपको क्वेश्चन है sin 45 cos 45 माइनस sin 30 cos 30 का मान क्या होगा। अब प्यारे मित्रों, मेरे दोस्तों, इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें मान की जरूरत पड़ता है। आंसर मेरा हो जाएगा 6। सॉल्यूशन देखिए, sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री और cos 30 डिग्री है। देखिए, अब इसका मान यदि पता नहीं है तो कैसे हम इस सवाल को बनाएंगे। अब उस समय में हम मान सिद्ध करने के लिए नहीं चले जाएंगे कि 45 का मान क्या होता है। हमें याद रहना चाहिए sin 45 का मान होता है 1/√2। देखिए आ रहा है ना अच्छे से। cos 45 का मान होता है 1/√2 माइनस sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 30 का मान होता है √3/2। प्यारे मित्रों, ध्यान देंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, √2 को √2 से गुना करेंगे 2 होगा। देखिए 1 को √3 से गुना करेंगे √3 होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 होगा। ये भिन्न घटाव लग रहा है कि नहीं। अब हम लोग तो बचपन से ही भिन्न घटाव सीखे हैं। अब इसको हम लोग भिन्न घटाव करेंगे, 2 और 4 का लघुत्तम हमें 4 होगा। 2 और 4 का जो हम लघुत्तम लेंगे तो हमें कितना लघुत्तम आएगा, 4 आएगा। अब 4 में हम 2 से भाग देंगे। यहाँ पर देखिए, अब लघुत्तम में हम 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 मरतबा 2 का 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा और 4 से भाग देंगे 1 मरतबा तो √3 हो जाएगा। बताइए इससे आगे हम क्या इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मेरा आंसर तो यही हो जाएगा। इस सवाल में क्या जान है, इस सवाल में क्या जान है। सवाल में कोई जान नहीं है, बहुत जान है। हमें sin 45 का मान पता होना चाहिए, हमें इसका मान पता होना चाहिए, फिर इसका मान पता होना चाहिए, फिर इसका मान, अर्थात इसका जो वैलिडिटी होता है, यदि वह पता नहीं है तो फिर मेरा सवाल नहीं बनेगा। हमने इस दोनों को गुना करके लिख दिए, माइनस का चिन्ह बीच में है डाल दे, फिर इस दोनों को गुना करके लिख दिए। ये भिन्न घटाव के फॉर्म में आ गया, हमने भिन्न घटाव कर दिए। इससे आगे इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर यहीं पर हमने रोक दिए। तो आपका ये क्वेश्चन कैसा लगेगा, फिर आप लोग आगे के क्वेश्चन को देखिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना और इतना। ध्यान देंगे, हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत पढ़े, ये क्वेश्चन पूछेगा, 100% पूछता है, पूछता रहेगा। ध्यान दें, हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में ये क्वेश्चन पढ़े थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें कितने बिंदु चाहिए, 3 बिंदु चाहिए। क्यों? क्योंकि त्रिभुज, देखिए त्रिभुज, त्रि माने 3 होता है, भुज माने भुजा होता है। ऐसा आकृति, ऐसा फिगर जिसमें 3 भुजा होते हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। हम लोग उतना अंदर नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं। तो त्रिभुज में जब 3 शीर्ष होते हैं तो 3 शीर्ष देना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर फिगर हम लोग बनाएंगे, इसको देखिए, त्रिभुज, इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C। A का मान दिया है 1, -1, B का मान दिया है आपको -4, 6 और C का मान है -3, -5। प्रिय मित्रों, त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 बिंदु है तो 3x होगा, 3y होगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, हम लोग इसको अब यहां पर लिखेंगे आंसर नंबर 7। सॉल्यूशन अच्छे से आ रहे हैं कि नहीं, सॉल्यूशन ध्यान देंगे। अब हम लोग यहां पर लिखेंगे
एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर हाफ इंटू x1 23। देखो हम लोग ट्रिक पढ़े थे 23, x2 23 31 12, 23 31 12। अब ये सर आपने क्या ट्रिक पढ़ा है? देखिए हम लोग पढ़े थे ट्रिक 23 31 12। 23 का मतलब होता है y2 में से y3 को घटाएंगे। देखिए 23 y3 में से y1 31 12 y1 में से y2 23 31 12। पहले कोष्ठ से पहले x1 का मान, दूसरे कोष्ठ से पहले x2 का मान, तीसरे कोष्ठ से पहले x3 का मान। अब बताइए यहां पर हमें पता है x1 ये हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, ये y1 y2 y3, क्योंकि 3 बिंदु है तो 3x होगा 3y होगा। अब हमको ये सीखना है, अब हमको ये सीखना है कि इसको हम कैसे सिस्टम से डालेंगे। अब देखिए अगर हमको प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होगा तो हम कहीं रॉफ में इसका मान लिख लेंगे। क्या करेंगे? रॉफ में लिख लेंगे। देखिए कहीं रॉफ कर लेंगे, यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे कोई जरूरत नहीं है, कर सकते हो। देखिए हाफ x1 का मान देखिए यहां पर क्या है 1 है जी, 1 डालेंगे। y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, y2 का मान 6 है और फॉर्मूला में माइनस होता है, y3 का मान माइनस में है तो हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अब देखिए प्यारे मित्रों x2 प्लस में होता है लेकिन हम पहले माइनस में ही रखेंगे क्योंकि माइनस को प्लस कर सकते हैं। यदि x2 का मान यदि माइनस में होगा तो हम प्लस को काट कूट करते हैं, इसीलिए पहले माइनस में ही रहने देते हैं और चेक करते हैं x2 किस में है जी, x2 माइनस में है इसीलिए माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। इसका कार्यक्रम समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं y3 का मान -5 है। y1 देखिए आप लोग माइनस में है तो हम लोग क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अब x3 में आते हैं, x3 भी माइनस में है तो माइनस में रखेंगे। 23 31 12, इसका भी कार्यक्रम खत्म हो गया। अब हम लोग x3 का मान डाल दें। y1 है आपको -1 है और y2 देखिए यहाँ पर 6 है तो 6 रखेंगे। ये हम सेट कर दिए। थोड़ा सा भी यदि अल्टर फल्टर सल्टर यदि सेट हो जाएगा तो आंसर भी अल्टर फल्टर आ जाएगा। अगर आंसर अल्टर फल्टर आएगा तो नंबर भी अल्टर फल्टर आएगा। तो ध्यान देंगे, जरा सा भी मिस नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलेंगे 1/2 अपने जगह पे रहेगा। देखिए 1/2 अंदर की कैलकुलेशन को हम लोग चेक करेंगे। देखिए 6 5 11, 11 को 1 से गुना करेंगे 11 होगा। कितना हो जाएगा? 11 होगा। हम लोग यहाँ पर 11 लिखेंगे। अब पुनः फिर देखिए -5 है +1 है, अंदर में -4 होगा, -4 को -4 से गुना करेंगे +16 होगा। इधर देखिए -7 को -3 से गुना करेंगे +21 होगा। यहाँ पर +16, यहाँ पर +21 होगा। तो +16 +21। अब आगे की कैलकुलेशन को देखिए 1/2 यहां पर गुना का चिन्ह है। 1 में 6 जोड़ेंगे 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे 4। देखिए 48 से काम 48 हो जाएगा, अपॉन 2 होगा। 48 में 2 से भाग देंगे 24। अब क्षेत्रफल निकालना है, लिखेंगे यूनिट स्क्वायर। मेरा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो 24 यूनिट स्क्वायर निकलेगा। प्रिय मित्रों आपके सामने में क्वेश्चन ये है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना है। क्वेश्चन को अनेक तरीका से पूछ सकते हैं। बिंदु इतना इतना और इतना से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग बहुत ही गहराई में जाकर पढ़े थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि निकालना है तो मुझे 3 बिंदु देना पड़ेगा और 3 बिंदु जब आप दीजिएगा तो हम उसमें से निकाल लेंगे x1 को, x2 को, x3 को, y1 y2 y3 को। और त्रिभुज का फार्मूला तो बहुत ही अंदाज में हम लोग पढ़े थे, हाफ इंटू x1 23 31 12, अर्थात x1 को पहले कोष्ठ से पहले लिखेंगे, x2 को दूसरा कोष्ठ से पहले लिखेंगे, x3 को तीसरे कोष्ठ से पहले लिखेंगे। अंदर में 23 31 12 का मतलब ये हुआ y में से y को घटाएंगे, अंदर में y का कार्यक्रम होगा और बाहर में x का कार्यक्रम होगा। हमने इसका मान को सेट कर देंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन के बाद जो मेरा आंसर आएगा
उसमें हम अपनी ताकत को दिखाएंगे। तो मेरा आंसर कितना था? 24 यूनिट स्क्वायर। इतना सवाल बनाइए। देखिए मैथ में हम तो जानते हैं कि सीधा बनाया जाता है, मैथ को इतना प्रैक्टिस कीजिए कि हम उल्टा नीचे से ऊपर बना देंगे, इतना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि इतना बराबर 1। पिछले बार क्वेश्चन पूछा था, एक एक क्वेश्चन करोड़ों का क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन नजरअंदाज नहीं करना, सिद्ध करके दिखाना है कि इसका मान 1 कैसे आता है। तो हम लोग चलते हैं आंसर नंबर 8 में। आंसर नंबर 8 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ध्यान देंगे, सॉल्यूशन ध्यान देंगे। कहां है सॉल्यूशन? ध्यान देना है हमको, हमको ध्यान देना है। क्या इसको ध्यान देना है कि tan 48 tan 23 tan स्विच को ऑफ करो, tan 42 tan 67। ध्यान दीजिए। अब ये सवाल जो दिया गया है उस किस पैटर्न, ये किस पैटर्न का सवाल है? हम लोग पढ़े थे ना जी, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन है, हमको देखने से ही पता चल गया कि ये सवाल इस टाइप का है, आपको भी पता होना चाहिए। तो अब इसको हम लोग ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन क्या करेंगे? ध्यान देंगे। 48 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा? ये दोनों एक परिवार के हैं, ये दोनों एक परिवार के हैं। हमको सिद्ध करके एक लाना है। कितना लाना है हमको? सिद्ध करके एक लाना है। ध्यान देंगे। अब हम लोग यहां पर लिखेंगे LHS। LHS tan 48 tan 23 tan 42 tan 67। LHS का मतलब होता है RHS को छोड़ देंगे। अब देखिए इसको चेंज करेंगे। यदि मेरा मन है कि हम 48 को चेंज करें तो हम 90 में से कितना को लेस करें कि 48 होगा? 42 लेस करेंगे। इसको हमने ऑपरेशन कर दिया। tan 23 को रहने देते हैं। ये आपकी मर्जी है किसको चेंज करना चाहते हैं। फिर tan 67 को हम चेंज कर लेते हैं। 90 माइनस 23 हमने ट्रिक बताए थे कि 48 और 42 जो एक साथ हैं, इसमें से किसी एक को चेंज कीजिए। यदि 48 को चेंज करेंगे तो 42 घटा लीजिए, या 42 को चेंज करेंगे तो 48 घटा लीजिए। क्यों? ये दोनों एक फ्रेम में रहेगा, फिर ये दोनों एक फ्रेम में रहेगा। अब हम लोग पढ़े हैं कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है। थीटा के जगह पे 42 है, हमको tan 23 यहां पर tan 23 tan 42 और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। प्यारे मित्रों, cot 42 और tan 42 को एक जगह कर लो। cot 42 और tan 42। उसके बाद है tan 23 और cot 23। इसको एक जगह कर लेंगे। हम लोग पढ़े थे, हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े ये थे कि tan थीटा गुने cot थीटा इक्वल टू 1। ये सवाल पढ़े थे, फार्मूला tan थीटा गुने cot थीटा इक्वल टू 1। यानी tan और cot गुना के फॉर्म रहे और थीटा का मान सेम रहे तो उसका मान क्या हो जाता है? 1। तो देखिए cot थीटा गुने tan थीटा एक फ्रेम में, tan थीटा गुने cot थीटा एक फ्रेम में। तो इसके जगह पर हम 1 लिखेंगे, फिर इसके जगह पर 1 लिखेंगे। गुना करके मुझे कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यही तो मुझे लाना था RHS। क्या लाना था? RHS। ये मेरे को प्रूव्ड हो गया। तो प्रिय मित्रों, ये आपको समझना पड़ेगा, इसको अध्ययन करना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है, मैथ का सवाल बनाना सिंपल है, बशर्ते आपको प्रैक्टिस में हमेशा लगना पड़ेगा। हमेशा आपको प्रैक्टिस में बना रहना है, बने रहना है। सिद्ध करें कि इतना बराबर 1। तो देखिए हमने किस तरह से बनाए,
सबसे पहले LHS किए, LHS में उसके बाद हम लोग देखिए कि 48 और 42 को एक साथ रखें, 23 को 67 को एक साथ रखें, इसमें से एक को चेंज कर दें और उसमें से एक को चेंज कर दें। हमको tan थीटा गुने cot थीटा के फॉर्म में लाना था, tan थीटा गुने cot थीटा के फॉर्म में लाकर हमने एक कर दिए, फिर इसको एक कर दिए और एक को एक से गुना कर दिए तो कितना हो गया, एक हो गया। यही हमको लाना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक इतना और इतना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। जी हम लोग पढ़े थे, इस सवाल को देखेंगे। आंसर नंबर 9, आंसर नंबर 9 सॉल्यूशन हम लोग पढ़े थे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमको अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक इतना और इतना है। हमको अल्फा प्लस बीटा नहीं दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा नहीं दिया है, हमको अल्फा बीटा दिया है। तो अपने मर्जी से यहाँ पर अल्फा और बीटा को रखने के बाद अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा, अर्थात हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर अल्फा का जो मान है दिया गया है, अल्फा का मान है √3 + 1 और बीटा का जो मान है √3 - 1। तो हम लोग इसको अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे अपनी मर्जी से। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान है √3 + 1 और बीटा का मान है √3 - 1। कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। देखिए √3 + 1 प्लस से इस दोनों को कैलकुलेशन होगा तो प्लस √3 और ये -1 हो जाएगा। ये दोनों कट गया, एक √3 और एक √3, कितने √3 होगा, 2 √3। ये अल्फा प्लस बीटा का मान निकला। किसका मान निकला, अल्फा प्लस बीटा का मान निकला है। अब हम लोग निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा जो हमें निकालना है तो अल्फा का मान है √3 + 1 और बीटा का मान है √3 - 1। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है तो a² और -b²। √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2। ये अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया। अब हमको निकालना क्या है मेरे दोस्तों, अब हमको निकालना है px। क्या निकालना है, px। तो px बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये आपको फॉर्मूला ही पता नहीं होगा तो सवाल कैसे बना सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे इसको, देखिए बैठाएंगे इसको, x² अल्फा प्लस बीटा का मान हमें यहाँ पर निकला है 2√3 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2 निकला है। देखिए x² ये -2√3 x प्लस 2, यही तो मेरा बहुपद निकल गया। इसका जो हम लोग शून्यक निकालेंगे तो हमको जो शून्यक यहाँ पर दिया गया है वही शून्यक निकलेगा। ये अल्फा का मान जो दिया गया है और बीटा का जो मान हमको दिया गया है, इसी बहुपद से मेरा शून्यक निकलेगा अल्फा और बीटा। तो हम लोग ये पढ़े थे कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल इतना और गुणनफल इतना है। तो प्यारे साथियों हम लोग पढ़े थे कि अल्फा प्लस बीटा यदि दिया हो और अल्फा इंटू बीटा दिया हो तो हम लोग ये पढ़े थे px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अर्थात हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग क्या निकाल लेते थे, बहुपद निकालते थे। तो आप लोग क्या क्वेश्चन समझते हैं ना जी, ऐसा ना हो कि हम बड़बड़ा रहे हैं और आप लोग को समझ में नहीं। यदि समझने में कहीं दिक्कत हो तो कमेंट आप लोग कर सकते हैं, हमें सलाह दे सकते हैं, सॉल्व कर देंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि आपको भेजा में घुसा देंगे, जहां भी प्रॉब्लम हो इससे भी लेवल नीचा कर देंगे। आप तो हमें बताइए। क्वेश्चन है कि यदि बिंदुएं इतना इतना और इतना संरेख हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत पढ़े थे। k के किस मान के लिए बिंदु संरेखी है, k के किस मान के लिए अदिश बिंदु संरेखी है। हम लोग पढ़े थे
कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर हम लोग जीरो कर देंगे। क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। तो देखिए यहां पर हम लोग डायग्राम लेते हैं, एक ट्रायंगल बनाइए। हम लोग ट्रायंगल बना रहे हैं, ये ए हो गया, ये आपको बी हो गया और ये सी हो गया। ए का मान आपको है 2,3, बी का मान है 4,k, सी का मान है 6-3। देखिए हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? आंसर नंबर 10, आंसर नंबर 10। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? चूंकि यहां पर लिखा जाएगा चूंकि अभिष्ट बिंदु संरेखी है, चूंकि अभिष्ट बिंदु, चूंकि अभिष्ट बिंदु क्या है? संरेखी है, अभिष्ट बिंदु संरेखी है। क्वेश्चन में ही दिया गया है कि के किस मान के लिए बिंदु इतना संरेखी है। चूंकि अभिष्ट बिंदु संरेखी है, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर हाफ इंटू x1, 23, कुछ देर पहले पढ़े थे, 31, 12, 23, 31, 12 इक्वल टू 0। अर्थात त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे और हम लोग क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के हम लोग क्या कर देंगे? जीरो। सेट करते हैं, या हाफ x1 का मान हम लोग देखेंगे। हम लोग किसका मान देखेंगे? x1 का मान देखेंगे। देखिए x1 2 है, ये x2 हो गया, ये x3, हाफ x1 का मान हमें 2 है। अब y2 में से y3 को घटाना है, तो 2 नंबर बिंदु पर आएंगे। y2 का मान k है और y3 का मान -3 है, तो k -3, तो माइनस में है तो हम लोग क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अब x2 का मान हम लोग देखेंगे, यहाँ पर 4 है, 23, 31, इसका कार्यक्रम खत्म हो गया। अब y3 में से y1 को घटाना है, y3 का मान -3 है और y1 का मान 3 है, तो -3 में से हम 3 को घटा दें। अब x3 का मान हम लोग सेट करेंगे, x3 का मान 6 है, इसका भी कार्यक्रम खत्म हो गया। अब इसमें आगे 31, 23, 31, 12, y1 का मान हमको 3 है और y2 का मान हमें k है और इसका जो हम लोग क्या कर देंगे? 0। ये हमने सेट कर दिए। जो भी हमको x1, x2, x3, y1, y2, y3 था, हमने उसको सेट कर दिए। अब इससे आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जरा सा भी समझने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे। क्या कैलकुलेशन करेंगे? देखो ये अपने जगह पे रहेगा, देखो इसको कैलकुलेशन करेंगे, 2 को कैसे गुना करेंगे? 2 क्या होगा, फिर 2 तिया 6 होगा, तो आपको हाफ यहां से लिखा जाएगा, या हाफ 2k और 2 तिया 6। फिर हम लोग देखेंगे 3, 3, 6, -6 को इससे गुना करेंगे तो प्लस में है, तो 6 चौका 24, -24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -24 हो जाएगा। फिर हम लोग इस क्वेश्चन में आएंगे, देखिए 36 का 18 और ये -6k प्लस 18 हो जाएगा और -6k हो जाएगा, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर हम लोग आगे की कैलकुलेशन करेंगे, हाफ हो जाएगा, 2 के प्लस में है, 6 के माइनस में है, तो हम इसमें से घटाएंगे तो 4 के हमको हो जाएगा। देखिए 18 6 24 हो जाएगा प्लस में और -24 है, इक्वल टू 0। ये दोनों कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए हाफ हमको बच क्या जाएगा? हमको बच क्या जाएगा? -4k इक्वल टू 0। हमको देखिए ये गुना के फॉर्म में है, तो -4k बराबर, ये गुना है तो उसके नीचे में चल जाएगा। अब ये इसके नीचे में क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रिय मित्रों अगर हम इसको ऐसे गुना कर दूं तो फिर ये यहां पर आ जाएगा ना जी, आएगा कि नहीं आएगा? जी आएगा। तो ये समझिए, तो ये हो गया हाफ, नहीं -4k 0/1/2, 0/1/2
2। अब देखिए -4k 0 में किसी से भी भाग दें तो 0 आएगा। हमको किसका मान निकालना है? k का। फिर 0 के नीचे में 4 जाएगा। देखिए k का मान हमको कितना निकल गया? 0। 0 में किसी भी डिजिट से हम भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। अर्थात k का मान कितना होना चाहिए हमको? 0। अब k के जगह पर हम 0 डालकर चेक करेंगे। यदि k के स्थान पर, किसके स्थान पर? k के स्थान पर यदि हम 0 रख देते हैं, उसके बाद यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, यदि मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो हम समझ जाएंगे कि ये संरेखी है। यदि 0 नहीं आया तो समझेंगे मेरा आंसर भी गलत है। तो मेरा क्वेश्चन था k के किस मान के लिए अभिष्ट बिंदु संरेखी है। जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो त्रिभुज बनाने के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बराबर में 0 कर देंगे और कैलकुलेशन करके हम k का मान निकाल लेंगे। बहुत ही सरल सहज सवाल है। सिर्फ आपका कैलकुलेशन क्या होना चाहिए? ठोस होना चाहिए। देखिए आप कितने समय हो चुके हैं। आगे की क्वेश्चन देखना है कि उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी भुजा कितना है? 2। ये एक लौटा क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का। बहुत ही मजेदार लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इतना है, जिसकी भुजा इतना है। हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होते हैं? आपस में बराबर होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ये होगा जी समबाहु त्रिभुज। लेकिन कहा कि उस समबाहु त्रिभुज ऊंचाई क्या आप कीजिए, ये हमें निकालना। क्या निकालना है? इसको निकालना है जी, इसको निकालना है। ये आपको 2a हो गया, ये भी आपको 2a हो गया और ये आपको कितना हो गया? 2a। लेकिन जब हम लंब खींच दिए तो ये कितना हो गया? ये a हो जाएगा। थोड़ा सा कल्पना कीजिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे आंसर नंबर 11। क्या आ जाएगा? आंसर नंबर 11। इस सवाल को 2-3 विधि से हम लोग हल कर सकते हैं। सिंपल तरीका से लेकर चलता हूं मैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ध्यान दीजिए हमें क्या निकालना है? देखिए a हो गया, ये b हो गया, ये c। हम इसको मान लेते हैं, d मान ले, कुछ भी मान सकते हैं, m जो भी हो। हमको ये लंब निकालना है। देखिए ये आप लोग पाइथागोरस में जानते होंगे, जब हम लंब खींचते हैं तो लंब के दोनों ओर 90 डिग्री कोण बनते हैं। लेकिन जब यहाँ पर 90 डिग्री के कोण बन गया तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो इसमें हम समकोण त्रिभुज के अनुसार यदि AB को कर्ण मान लें, इसको आधार मान लें, तो हमारा AD क्या हो गया? लंब हो गया। और AD ही निकालना है। हम लोग यहाँ पर लेंगे त्रिभुज ABC से। त्रिभुज, ध्यान देंगे, त्रिभुज नहीं, त्रिभुज ADB से, किसी दोनों में से किसी एक से ले सकते हैं। त्रिभुज ADB से क्या? चूंकि कोण D बराबर 90 डिग्री, चूंकि कोण D बराबर 90 डिग्री, इसीलिए देखिए, इसीलिए हम लोग जानते हैं कि अगर इसको कर्ण मान लेते हैं और इसको आधार मान लेते हैं तो ये क्या हो गया? ये लंब हो गया। इसीलिए AD बराबर हो जाएगा AB² माइनस BD², यानी लंब बराबर होता है √कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब हम इसको निकालेंगे AD बराबर, देखिए AB का मान है 2a, कितना है? 2a का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा a²। हमने मान सेट कर दिए। अब देखो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4a², ये हो जाएगा a²। 4a² में से आपको a वो घट जाएगा, एक a² तो हमें कितना हो जाएगा? 3a²। देखिए 3 हो जाएगा अंदर में और a² का जोड़ा ये निकल जाएगा बाहर में। यही तो मेरा आंसर हो, ये क्या हो गया मेरा आंसर? यही निकालना था हमको, √3a। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी भुजा इतना है। आप इस तरह के डायग्राम दिखा सकते हैं। चूंकि ये
लंब हो गया, तो लंब के दोनों ओर 90 डिग्री कोण बनते हैं, और हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या होते हैं, कर्ण होते हैं। तो जब ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। लंब बराबर होता है रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उस सिस्टम से हमने मान को पुट कर दिए, और मेरा जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन के आधार पर मेरा लंब की लंबाई कितना हो गया, √3a हो गया। फिर आगे की क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध करें इतना बराबर इतना। जी, एक एक क्वेश्चन करोड़ों से ज्यादा का है, एक एक क्वेश्चन। जी, बिहार बोर्ड वाले भी इस क्वेश्चन को देखेगा तो उसको मिर्गी चढ़ जाएगा, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है। आपके सामने में जो क्वेश्चन है बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कहते हैं सिद्ध करें इतना बराबर इतना। हमें 30 क्वेश्चन में 15 सिलेक्शन करना है। हम लोग अभी तक में 12 नंबर क्वेश्चन पर गए हैं। एक क्वेश्चन को बनाने में आपको कम से कम 2 मिनट से कम समय लगना चाहिए। जी, इतना एक्सपर्ट तरीका से हमको पढ़ना है, इतना रिवाइजिंग करना है। देखिए, और सब्जेक्ट क्या है, हम रात में भी याद कर सकते हैं, कल एग्जाम है तो आज भी याद कर सकते हैं, लेकिन मैथ नहीं कर सकते। मैथ को प्रैक्टिस की जरूरत है, और एक क्वेश्चन को कई बार गिन नहीं सकते हैं उतनी बार। चलिए, सिद्ध करें कि इतना बराबर इतना। हम लोग यहां पर आएंगे आंसर नंबर 12। जी, आंसर नंबर 12, आंसर नंबर 12 सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे LHS से। ध्यान देंगे, LHS मेरा है 1 प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन तो मेरे सामने में है ही, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। प्लस डाल देंगे, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। LHS का मतलब होता है कि RHS हमको लाना है, RHS को छोड़कर लिखना। अब यहां पर प्रिय साथियों, इस दोनों का हमें LCM लेना है। साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। हम लोग देखते थे अचर जब होता था, जैसे 3-5 का लघुत्तम निकालना है, 3-5 लघुत्तम नहीं निकालता था कटने के बाद, तो हम लोग गुना कर देते थे। उसी तरीका से हम इन दोनों को गुना कर दिए। हम लोग ठीक जानते थे कि जहां पर लघुत्तम गुना करने के बाद निकालना पड़ता है, तो हम लोग तिरछा तिरछी क्या करते थे, गुना कर देते। उसी तरीका से हम लोग भी यहाँ कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं। आइए, हम लोग कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। चलिए, साइन से बाहर देंगे, ये कट जाएगा, बच जाएगा इतना। इतना को गुना करेंगे इतना से, तो 1 प्लस कॉस थीटा को गुना करेंगे, यानी 2 बार तला है तो स्क्वायर हो जाएगा। फिर इससे बाहर देंगे, ये कट जाएगा, इतना बचेगा। साइन थीटा को हम साइन थीटा से गुना करेंगे, साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात इसको इनसे गुना कर दें और इसको इससे गुना कर दें, और नीचे में लघुत्तम करके हमने लिख दिए। और ये 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर है, ये a प्लस b के होल स्क्वायर में चला जाएगा। लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा अपना जगह पे है। नीचे में नो परिवर्तन, जैसे है वैसे ही फोटो कॉपी कर देंगे। नीचे में था साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान देंगे, अब 1 का स्क्वायर जो है वो 1 होगा। इसको कैलकुलेशन करने के बाद हो जाएगा 2 कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे में जो है उसी को दोहराना पड़ेगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए, 1 अपने जगह पर है। देखिए, 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है, अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हम लोग यहां पर देखेंगे 2 हो जाएगा, 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, हम 2 कॉमन लेंगे। कितना लेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे में जो मेरा है साइन थीटा
इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए ये दोनों कट गया तो मेरा कितना बच गया, हमको बच गया 2 अपॉन साइन थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि 1 बाय साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा, तो 2 बाय साइन है तो हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। मेरा यही लाना था RHS। क्या लाना था? RHS में मुझको यही लाना था। तो प्रिय मित्रों, ये जो आपके सामने में सवाल था कि सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना, तो हम लोग ने यहाँ पर देखे LHS करने के बाद हमने कैलकुलेशन किए। कैलकुलेशन करने के बाद हमको देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म में आ गया, ये अपने को साइन स्क्वायर थीटा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में हमने यहाँ पर तोड़ दिए। फिर ये अपने जगह पर कुछ भी नहीं किए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको गुना करके हमने इतना लिख दिया। cos स्क्वायर 2 बार गुना किए तो पावर में आ गया, इसको भी 2 बार गुना किए पावर में आ गया। 1 नीचे में तो कुछ भी नहीं, नीचे में जैसे है शुरू से अंतिम यहां तक हमने सेम लिखे, अंतिम स्थिति तक। फिर देखिए एक अपने जगह पर है, 2 cos थीटा अपने जगह पर है, इसका फार्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसके जगह पर ये डालते हैं। अब आप ही लोग बताइए कि आपको जब फार्मूला याद नहीं होगा तो कैसे सवाल बना सकते हैं। अब फिर नेक्स्ट देखिए 1 को जोड़ के 2 हो गया, ये अपने जगह पर, नीचे में नो परिवर्तन। आगे की कैलकुलेशन ये है कि 2 हमने कॉमन लिए, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा, फिर 2 को cos से गुना करूंगा इतना होगा। देखिए ये 1 प्लस cos थीटा ऊपर में, 1 प्लस cos थीटा नीचे में, दोनों कट गया, 2 अपॉन sin थीटा। तो 2 अपॉन sin थीटा का फार्मूला होता है 2 cosec थीटा। तो यही मेरे को निकालना था। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3.5 यानी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का पक्षपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का पक्षपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोला हम लोग जानते हैं, सबसे पहले तो हम लोग गोला जानते हैं, गोला का आधा ही अर्धगोला होता है। गोला का आधा क्या होता है? अर्धगोला। इसको हम लोग अर्धगोला कहते हैं। इसका जो हमें त्रिज्या दिया गया है, इसका त्रिज्या जो हमें दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। तो इस सब सवाल में हमको डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं, हमें ये समझना है कि r का मान कितना है और क्या कहता है निकालने के लिए। तो हम लोग देखेंगे आंसर नंबर 13। आंसर नंबर 13 सॉल्यूशन हम लोग हल करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर आपको r का मान दिया है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या अर्धगोले का पक्षपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। हम लोग जानते हैं अर्धगोला का जो पक्षपृष्ठ अर्धगोला का जो सरफेस होता है वो क्या होता है, अर्धगोला का पक्षपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। क्यों? क्योंकि गोला का होता है 4 पाई r स्क्वायर जैसे आधा 2 पाई r स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, 2 पाई का मान 22/7 होता है, r का मान आपको 3.5 है तो 2 मरतबा हम लोग गुना कर सकते हैं। देखिए 3.5 है, 3.5। अब इसको हम लोग करेंगे कैलकुलेशन। क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। ध्यान देंगे 2 गुने 22/7 है, 3.5 दशमलव को आप लोग 35/10 भी लिख सकते हैं जी। 35/10 आसान बनाने के लिए देखिए 7 पंचे 35 होता है, कट गया। देखिए उसके बाद 5 1 5, 5 दूना 10 होता है 2 1 2, 2 11 22 होता है। देखिए फिर उसके बाद आप लोग देखिए 2 से इसको हम लोग काट सकते हैं, 2 पंचे 10 होता है, फिर 5 से काट सकते हैं 7 होता है। लगता है सब कट ही गया जी। क्या हो गया? सब कट गया। हमें तो डाउट भी लगता है 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर कट कुट के 7 आता है। कितना आता है? नहीं 7 नहीं, यहाँ पे 11 बचा है। 11 7 77। कितना हो गया आपको? 77 cm स्क्वायर। क्योंकि मात्रक हो, ये क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो वर्ग सेंटीमीटर होता है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो cm स्क्वायर। तो हमारा ये क्वेश्चन था कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पक्षपृष्ठ 3.5 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का पक्षपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धगोला का जो पक्षपृष्ठीय क्षेत्रफल या सीधे पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर होता है। तो 2 फार्मूला में ही होता है, पाई का मान 22/7 होता है, और यही तो मुझे सेट करना r स्क्वायर, r का मान 2। r स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार 3.5 गुने 3.5। हमने नेक्स्ट किए हैं 2 गुने 22/7, 3.5 है यानी 3.5 है। दशमलव को हटाने के लिए दशमलव के बदले में 1 डालते हैं और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने 0 डालते हैं। तो 35/10 गुने 35/10 काट कूट के यानी कैलकुलेशन करने के बाद मुझे कितना आया? 77 cm स्क्वायर, और ये आपका आंसर रहा।
द्विघात समीकरण इतना के मूल ज्ञात करें। यहाँ पर आपको 2 छुटा हुआ है, यहाँ पर क्या छुटा हुआ है 2, आपका होगा 2x² माइनस 2 रूट एक्स प्लस 1 = 0। ये तुम्हारा मेन हुआ, यहाँ पर 2 छूट गया है, इसका हमें मूल निकालना है अर्थात शून्य निकालना है। तो इसको हम लोग देखेंगे आंसर नंबर 14 पे हम लोग जाएंगे। आंसर नंबर 14 सॉल्यूशन देखिए, आपका जो समीकरण दिया गया है वह 2x² माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 = 0। हम लोग इसको d निकालेंगे, विवेचक निकालेंगे, b² माइनस 4ac इसका फार्मूला होता है विवेचक का। b का मान देखिए आपको ये b का मान हो गया ये, तो माइनस 2 रूट 2 इसका स्क्वायर माइनस 4, a का मान आपको 2 है और c का मान 1 है। 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 2 8, 4 2 8, 8 माइनस 8 होगा आपको, 8 माइनस 8 = 0। मेरा d कितना निकलेगा 0। हम लोग पढ़े थे कि जब d = 0, हम लोग पढ़े थे कि d = 0 तो इसका होता है मूल वास्तविक एवं समान होता है, यानी अल्फा और बीटा क्या होगा, दोनों समान होगा। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, समान। जब मेरा d का मान 0 निकलता है तो अल्फा बीटा समान होता है। तो उस समय में हम लोग निकालेंगे शून्य x बराबर -b/2a। हम लोग पढ़े थे जब d का मान यदि आपको 0 से बड़ा होता है तो x बराबर -b रूट प्लस माइनस रूट d/2a। तो लेकिन यहाँ पर हमको d का मान 0 है, तो हमको क्योंकि d का मान 0 है तो उसका वर्गमूल तो 0 ही है, इसीलिए हम लोग यही डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। तो अब b का मान मुझे क्या है, यहाँ पर b का मान मुझे -2 रूट 2 है। यहाँ पर देखेंगे तो हमको फार्मूला में भी माइनस होता है, अंदर में भी इस तरह से होगा अपॉन 2a। a का मान 2 है, a का मान कितना है 2 है। देखेंगे हम लोग माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन 4। देखिए इसको हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हम लोग अल्फा और बीटा दोनों सेम है, अल्फा और बीटा दोनों क्या है सेम है। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन अगर ले लें तो इस तरह से हमको मिलेगा, तो ये आपको 4 अपॉन है, तो 2 का 2 2 ना 4 अर्थात √2/2। फिर देखिए √2 को यदि चाहेंगे इसको तो हम काट सकते हैं √2 मर्तबा, अर्थात यानी 1/√2, यानी अल्फा भी वही और बीटा भी वही, अर्थात अल्फा बराबर बीटा = 1/√2। यहाँ पर आप लोग नहीं समझे होंगे √2/2, यहाँ पर देखेंगे √2/2, इसका मतलब क्या है, √2 को हम कितना मर्तबा पढ़ेंगे या गुना करेंगे कि 2 होगा, तो √2 को √2 मर्तबा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो हम यही यहाँ पर किए हैं, √2 से हम काट दिए इसको, तो 1/√2 अर्थात अल्फा के भी मान और बीटा के भी मान दोनों क्या होगा सेम। क्यों सेम होगा, क्योंकि d का मान हमें क्या निकला है 0 निकला है। जब भी हम लोग पढ़े थे द्विघात समीकरण में d बराबर b² - 4ac, जब d आपको 0 निकल जाता है तो मूल वास्तविक और समान होता है। जब d आपको 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है, और जब d आपको माइनस में निकलता है तो मूल का कोई अस्तित्व नहीं है। तो आपका क्वेश्चन है मेरे प्रिय साथियों कि द्विघात समीकरण इतना के मूल ज्ञात कीजिए। मूल को ही शून्य कहा जाता है, अर्थात x का जो मान मुझे निकलता है उस मान को यहाँ पर हम जो पुट करेंगे तो हमें कैलकुलेशन करके क्या निकलना चाहिए 0 निकलना चाहिए। तो समझ गए होंगे, आशा रखते हैं। और हम लोग आगे की क्वेश्चन पुनः देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने में, कहते हैं वर्ज गुणन विधि से, कौन विधि से, वर्ज गुणन विधि से समीकरण इतना एवं इतना का हल ज्ञात कीजिए। हमने शुरू में ही आपको बता दिए हैं कि 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन को आपको बनाना है। तो 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आपको जो इजीली लगेगा, जो सबसे आसान लगेगा उसको बनाना है। 30 का 30 क्वेश्चन आपको आसान नहीं होगा और 30 का 30 क्वेश्चन आपको जटिल भी नहीं होगा। यदि आप लोग मैथ को अन्यथा प्रैक्टिस में रखेंगे तो हम दावा के साथ कर सकते हैं कि आप 1.5 घंटा में मैथ को तहस नहस कर सकते हैं, क्योंकि 30 में 18-19 क्वेश्चन ऐसा होता है जो मुश्किल से 40 मिनट में बन जाएगा। कुछ ही क्वेश्चन होता है जो आपको लंबा कैलकुलेशन जाता है, जैसे ये सब क्वेश्चन है, इस सब को काहे जाएंगे बनाने के लिए। यदि इससे इजी क्वेश्चन पकड़ाएगा तो इस सब को हम लोग नहीं बनाएंगे। देखते हैं इस सब सवालों को। आंसर नंबर 15, आंसर नंबर आपका 15 है। वर्ज गुणन विधि से बनाना, कौन विधि से,
वर्ग गुणन विधि से। ध्यान देंगे, सबसे पहले मेरा समीकरण है 8x प्लस 5y बराबर 9 है। इसको हम लोग चेंज कर देंगे 8x प्लस 5y, इधर 9 को लाएंगे, इसका 0, ये मेरा समीकरण 1 है। फिर आपको दिया गया है दूसरा है 3x प्लस 2y बराबर 4, इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे 3x प्लस 2y, ये माइनस हो गया 4, इसका 0, समीकरण 2। ये दो चर में रैखिक समीकरण के सवाल हैं। हम लोग पढ़े थे दो चर में रैखिक समीकरण के अंतर्गत शून्यक निकालने का तरीका, x का मान जिसे हम लोग बोलते हैं लुप्तीकरण विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, उसके बाद हम लोग पढ़े थे वर्ग गुणन विधि से। तो यहाँ पर वर्ग गुणन विधि दी है। अब वर्ग गुणन विधि से करें, कौन सा विधि से करें? वर्ग गुणन विधि, वर्ग गुणन विधि से। अब वर्ग गुणन विधि से जो हमको निकालना है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़े थे x अपॉन होता है, फिर हम लोग पढ़े थे y अपॉन होता है, फिर इसका 1 अपॉन होता है। ठीक, हम लोग फॉर्मूला थोड़ा और जोड़ के हैं। हम लोग पढ़े थे bc माइनस dc, उसके बाद हो जाएगा ca माइनस ca, उसके बाद हो जाएगा ab माइनस ab। लेकिन इसमें मान देना पड़ेगा, क्या था? 12 21, क्या था हम लोग को? 12 21। देखिए यही सब ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा, 12 21। अब ये 12 21 का मतलब क्या हुआ? यानी B1 में से B1 में से C2, अर्थात x अपॉन, अब हमको B1 निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 में हमको मिलेगा A1 B1 C1, समीकरण 2 में मिलेगा हमको A2 B2 C2, तो हमको BC है, यानी B1 में से C2, तो B1 का मान है आपको 5, B1 का मान 5 है और C2 का मान -4 है। तो 5 में से हम -4 आएंगे, तो 5 गुना करना है। B1 का मान है 5 गुने C2 का मान हमको कितना था? C2 का मान हम लोग अभी यहाँ पर देखें, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। देखिए C2 का मान -4 है, C2 का मान -4 है। उसके बाद फिर माइनस फार्मूला में था। अब B2 गुने C1, B2 गुने C1, B2, अब देखो A1 1 तो इधर है, और B2 गुने C1, तो 2 गुने -9, 2 गुने -9 होगा, 2 गुने -9 होगा। ये सेट करने में थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा। अब C1 गुने A2, C1 गुने A2, C1 का मान -9 है, C1 गुने A2 तो -9 गुने 3, -9 गुने 3। अब C2 गुने A1 का मान आपको है C2 -4 और A1 -4 गुने 8, -4 गुने 8, देखिए कितना वोल्ट जो है। उसके बाद हम लोग A1 गुने B2 और A1 गुने B2 8 गुने 2। उसके बाद A2 गुने B1, A2 देखिए A2 गुने B1 3 गुने 5, 3 गुने 5, इतना सेट करना पड़ेगा। क्योंकि समीकरण मेरा पीछे में था, इसलिए इतना दिक्कत हो रहा था। आपको यदि सामने में होगा तो उतना दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब x अपॉन 5 × 20 -20 होगा। यहाँ देखिए डबल माइनस है, 9 × 18 प्लस में हो जाएगा। फिर देखिए y अपॉन 9 × 27 माइनस में, देखिए 8 × 32 प्लस में, क्योंकि डबल माइनस है। फिर 1 अपॉन 8 × 16 5 × 15, कुछ नहीं है, सेट करने में ही जो टाइम लगेगा आपको वो टाइम लगेगा। लेकिन सामने में समीकरण है, हमारा तो डिस्प्ले है, इधर से उधर करना पड़ता है, आप लोग को ऐसा नहीं होगा, ध्यान देंगे। फिर x 20 में से 18 जाएगा, -2 हो जाएगा। y ये 32 में से 27 में से ये प्लस में है, तो जोड़ लो कितना होगा? 12 में से 7 जाएगा 5 + 5, इधर देखिए 1 16 में बना 1। अब हमको कैलकुलेशन करना है इसके साथ, तो फिर इसको इसके साथ कैलकुलेशन करना है। अब हम लोग इधर देखेंगे x अपॉन -2 बराबर 1/1, x बराबर हमको हो जाएगा -2, एक ये निकल गया। फिर y अपॉन 5 बराबर 1/1,
y बराबर हमको 5 निकल गया। यही हमारा x का मान इतना और y का मान इतना। अतः x बराबर 2 माइनस में और y बराबर हमको 5। ये मेरा आंसर हो गया। अब एक्स वाई का जो मान हमें निकला है उस एक्स वाई को मान को हम समीकरण में रखेंगे। एक्स वाई का मान जो मेरा निकला उसको रखेंगे। अगर हमको कैलकुलेशन करने का इस फॉर्म में आ गया तो समझ जाएंगे कि मेरा एक्स और वाई का मान क्या है, सही है। एक्स वाई का मान क्या है, सही है। समझ